चलिए, कल के क्लास में हम क्या थे? लेक्चर 2 है, पहला ही चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे का भी स्मरण कर लेते हैं। मानव भूगोल का विकास क्रम कल पढ़ा कर क्या कहते थे, कंप्लीट किए थे। देखें आप लोगों को याद है या कुछ नहीं है। मानव विकास का क्रम जो हम भूगोल के दृष्टि से हम देख रहे थे, तो हम कब से स्टार्ट किए थे? आरंभिक उपनिवेश युग से। यानी कि आरंभिक उपनिवेश युग में क्या हुआ, भूगोल के क्षेत्र में क्या हुआ, अन्वेषण और उनका विवरण हुआ था। विवरण है मतलब अलग अलग जगहों पर क्या है, भूवेत्ता, ठीक है, या फिर उपनिवेश करने के दृष्टि से जो आए, ठीक है, उन्होंने जो भूगोलवेत्ताओं को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर जाकर के क्या किया, उन भौगोलिक क्षेत्रों का पहले अध्ययन किया। क्या क्या, अन्वेषण का मतलब क्या होगा, अध्ययन करना। क्योंकि कैसे जाएगा, तो उपनिवेश के काल में ही लोग से वास्को डी गामा आया था ना भारत, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता हैं जो क्या कहाँ गए, खोज में गए। आपका जो है इसके बाद आपका आता है कि कल इस पर डिटेल से बता दिए थे, ठीक है। अन्वेषण और विवरण, यानी कि उनका अन्वेषण किया। और एक जो है आपका अमेरिका भूगोलवेत्ता गए थे, भूगोलवेत्ता गए थे, ठीक है। और वहां पर उन्होंने वहां के विस्तृत अध्ययन, विस्तृत उनका क्या क्या था, अध्ययन किया था, ठीक है। और उनका अध्ययन करके और फिर क्या क्या था, उनका विवरण प्रस्तुत किया था। आप साइंस में पढ़े होंगे कि एक द्वीप पर एक वैज्ञानिक गए हुए थे, ठीक है। और उन वैज्ञानिकों ने देखा कि एक ही पक्षी है। क्या है, एक ही पक्षी है, लेकिन उनका अलग अलग स्थानों पर रहने के कारण उनकी यानी कि शारीरिक बनावट में भी परिवर्तन आ गया था। शारीरिक बनावट में यानी कि चोंच के आकार में, ठीक है। तो चोंच के आकार में मतलब कि जहां पर वो मांसाहारी खाद्य पदार्थ उनके लिए अवेलेबल था, तो उनकी चोंच क्या थी, टेढ़ी थी, नुकीली थी, ठीक है। जहां पर अनाज की उपलब्धता था ज्यादा या फल का था, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे देखा कि एक ही प्रजाति का जीव है, मतलब पक्षी है, लेकिन उनका चोंच का आकार, चोंच का साइज क्या हो गया, अलग हो रहा है। इसका मतलब उनके वातावरण, उनके खान पान पर भी उनका क्या हुआ, डिपेंड। क्योंकि टेढ़े चोंच के लिए क्या चाहिए, मांसाहार को काटने, खोदने, मतलब खुरचने के लिए क्या होता है, अनिवार्य है। अनाज के लिए क्या होता है, सीधा चोंच से उसे उठा लेना। तो मतलब उपनिवेश काल में क्या हुआ कि लोगों को व्यापार करना था, उत्पादित मालों को कहाँ करना था, बेचना था, और वहां से कच्चा माल को लेकर के आना था। तो इनको दोनों काम हो जाता था कि यहाँ पर आए, इनके बारे में अध्ययन भी किया और इनके साथ उनको कुछ लाभ भी अर्जित हो जाए। तो उपनिवेश काल में यह देखा गया कि बहुत सारे भूगोलवेत्ता अलग अलग देशों में, अलग अलग भागों में क्या हुए, गए, वहां का अध्ययन किया, नदियों का अध्ययन किया, तालाबों का अध्ययन किया, पृथ्वी मतलब के स्थल भागों का अध्ययन किया, जंगलों का अध्ययन किया, पर्वतों का अध्ययन किया, वहां के जीव जंतुओं का अध्ययन किया, ठीक है। इन सारे चीजों का अध्ययन करके फिर एक क्या बनाया गया, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अध्ययन किया। उसके बाद एक उन्होंने एक पुस्तक लिखा या बुक लिखा, उनमें उन्होंने क्या किया, उनका विवरण प्रस्तुत किया। उसके बाद आता है उत्तर उपनिवेश युग, मतलब उपनिवेश के बाद का युग। वह देश उत्तर उपनिवेश कहलाएगा, यानी कहां पर, जब देश उपनिवेश से क्या होगा,
बाहर जा रहा होगा। बाहर का मतलब यहाँ पर स्पष्ट समझिए, यहाँ उपनिवेश काल में देशों को गुलाम बनाया जा रहा है, ऐसे समझ जाइए। देशों को क्या बनाया जा रहा है? गुलाम। जैसे हमारे भारत को इस समय में गुलाम बनाया कौन? ब्रिटिश ने, पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने ही नहीं बल्कि अन्य देशों ने। वैसे ही भिन्न भिन्न देशों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों ने वहां क्या किया? अपना उपनिवेश यानी कि उन्हें गुलाम बनाया, अपने नियंत्रण में रखा। ठीक है। लेकिन जब इनके शोषणकारी प्रवृत्तियों का जब भान हो जाता है, अनुभव हो जाता है वहां के जनता को, जैसे भारतीयों को हुआ वैसे ही अन्य देशों में हुआ होगा, उन्होंने क्या किया? आजादी का एक आंदोलन चलाया होगा और धीरे 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 इनसे आजादी मिलना क्या हो गया? प्रारंभ हुई। इसलिए बोला उत्तर उपनिवेश युग। तो उत्तर उपनिवेश युग का मतलब अब ये धीरे धीरे बहुत सारे राष्ट्र क्या हो रहे हैं? उपनिवेश से आजाद हो रहे हैं, विदेशियों से आजाद हो रहे हैं। तो विदेशियों से आजाद होने का यहाँ पर से इसी समय में आप देखेगा हमारे यहाँ 1919 में क्या हो रहा है? कौन सा आंदोलन आएगा? 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है। और असहयोग आंदोलन बहुत ही विस्तृत रूप में, यानी कि देश की आजादी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ देश आजाद हो रहा है, कुछ रोज प्रयासरत हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा कि यहाँ पर लोग आएंगे, इस क्षेत्र जब समय में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रादेशिक विश्लेषण किया जाएगा। प्रादेशिक विश्लेषण का मतलब क्या हो गया? कुछ क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाएगा, जैसे अमेरिकी क्षेत्र हो गया, यूरोपीय क्षेत्र हो गया, एशियाई क्षेत्र हो गया। ठीक है। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र हो जाएगा, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र हो जाएगा। यानी क्षेत्रीय आधार पर क्या होगा? अध्ययन किया जाएगा। यहाँ की मतलब एशिया का जो है कैसा भौगोलिक परिदृश्य है, यहाँ का मिट्टी जल जंगल, वहाँ के जीव जंतु किस प्रकार के हैं। सब जगह के जीव जंतु अलग अलग प्रकार के थे। मनुष्य किस प्रकार के हैं। मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति को देखेगा और नॉर्वे और स्वीडन के लोगों को देखेगा, नॉर्वे और स्वीडन के लोगों को देखेगा। दक्षिण अफ्रीका के लोग जो होंगे क्या होंगे? पूरे ब्लैक होंगे, काला होंगे। वहीं पर से स्वीडन और नॉर्वे के लोग क्या होंगे? व्हाइट होगा। तो ये अब यहाँ अध्ययन करने वाले यहाँ क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर गोरा है तो हर जगह गोरा भी समझेगा, यहाँ काला होगा तो काला हर जगह समझेगा। तो अभी क्षेत्रीय आधार पर यहाँ के जो काले गोरे काले व्यक्ति हैं तो काले गोरे काले का व्यक्ति का के बारे में अध्ययन किया जाएगा, इनकी क्षमताओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, इनके रहन सहन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। तो अब इनमें क्या होगा? ये अभी क्षेत्रीय आधार पर क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग जगहों पर यहाँ पर। यहाँ इसीलिए बोलते हैं प्रादेशिक विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे आदमियों का आवागमन संचार की सुविधाएं बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक दूसरे से लोग क्या हो जाएगा? मिलता चल जाएगा। इसमें समुद्री यात्रा से लोग जाते थे, यहाँ गए, यहाँ का सर्वे करते 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 एक एज निकल गया, समाप्त हो गया। लंबे समय तक रहना पड़ता था, जाने में भी लंबे समय, कठिन मार्ग था। ठीक है। 1930 के दशक में मानव विकास के क्रम को अध्ययन करने के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय विभेदन, यहाँ पर क्या किया गया? क्षेत्रीय विभेदन। अब क्या हुआ? मान लीजिए नॉर्वे के भूगोलवेत्ता और दक्षिण अफ्रीका के भूगोलवेत्ता, कहाँ के? नॉर्वे के भूगोलवेत्ता और दक्षिण अफ्रीका के भूगोलवेत्ता जब एक साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे? इन्होंने बोला हमारे यहाँ तो पूरे व्हाइट व्हाइट था, तुम तो बता रहे हो जाकर के यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर गोरे, यहाँ पर ब्लैक। तो अब क्या होगा? तुलनात्मक अध्ययन होगा कि स्वीडन के व्यक्ति गोरे क्यों, यहाँ के व्यक्ति काले क्यों। यहाँ का वृक्ष बहुत क्या है? सॉफ्ट किस्म का है, हार्ड नहीं, कठोर नहीं है। इस वृक्ष को आसानी से काटा जा सकता है।
ठीक है, इनको आसानी से काटा नहीं जा सकता है। इसका फर्नीचर बनाया जा सकता है, लेकिन तो एक ही, तो यहां पर क्या है कि नॉर्वे और स्वीडन दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, तो फिर क्या होगा इनके बारे में, तो यहाँ का अंतर यहां से क्या करेगा, यानी कि विभेद, क्षेत्रीय विभेद। यहाँ के क्षेत्र में, यहाँ के क्षेत्र में क्या विभेद है, क्या अंतर, विभेदीकरण होगा। आखिर यहाँ पर काले हैं तो क्यों हैं, यहाँ गोरे हैं तो क्यों हैं। यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के जीव जंतु का क्या एक वातावरण, एक पर्यावरण है। यहाँ की नदियां वैसी ही है जैसे यहाँ की नदियां हैं। यहाँ आपको अधिकतर सदाबहारी नदियां देखने को मिलता है, या फिर बर्फ से ढका हुआ मिल रहा है। यहाँ पर मौसमी नदियां देखने को मिल रहा है, मौसम के आधार पे वो है। तो आखिर ऐसा है क्यों, ठीक है। तो यानी कि यह क्या करेगा, क्षेत्रीय विभेदन, ठीक है। क्योंकि 11th में आप पढ़ चुके हैं, नदियां क्या होती है, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप प्रकृति के बारे में आप जब पढ़ चुके हैं, प्रकृति में क्या क्या है, अब यहाँ पर आपको मानव के द्वारा क्या क्या प्रकृति को आकार प्रकार दे रहा है, या फिर उनमें कैसे छेड़छाड़ कर रहा है, इनके बारे में, यानी किसी कहा गया कि मानव भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। 1930 के दशक में क्या हो गया, क्षेत्रीय विभेदन हो रहा है, यानी कि पहले अध्ययन किया गया, अन्वेषण किया गया, और उसका एक विवरण तैयार किया गया, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रवेश काल में क्या हो गया, प्रादेशिक विश्लेषण हुआ। प्रादेशिक विश्लेषण का मतलब अब क्षेत्र विशेष पर, इन क्षेत्रों को देखा गया, उन क्षेत्रों को देखा गया, इन क्षेत्रों को, ठीक है, इनका अध्ययन किया गया। और 1930 में क्षेत्रीय विभेदन हुआ, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के में क्या हो गया, विभेदन किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 1950 से 60 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन, यानी कि यहाँ पर स्थानिक संगठन में बात करें तो हम क्या बताए थे, एक शब्द बताए थे कल, याद है। स्थानिक संगठन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, डेटा का प्रयोग किया जा रहा है, वैज्ञानिक नियमों का, न्यूटन के नियमों का पालन किया जा रहा है। उसे शब्द को क्या बोलते थे, बताइए कैसे होगा जी, आए वैसे शब्दों को क्या बोल देंगे, चलिए जा करके वीडियो देखिएगा, हम सबको उपाय नहीं है। हाँ सही है, मात्रात्मक, चोरी कर लिए नहीं सर, ऐसे ही यानी कि मात्रात्मक अध्ययन किया जाएगा यहाँ पर। यानी कि मात्रात्मक अध्ययन का मतलब यहाँ पर है कि डेटाओं को उपयोग किया जाएगा, न्यूटन के नियमों को। तो यहाँ पर इनका विरोध हुआ कि एक मानव के अध्ययन करने के लिए, मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए इनका जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग यह क्या होगा, यह सटीक जानकारी नहीं देगा। और 1970 में जो है एक नया कॉन्सेप्ट, 1970 का दशक में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर आएगा मानवतावाद, अमूलवादी और व्यवहारवादी, यानी कि एक विचारधारा आएगा का उदय होगा। अब यहाँ पर विचारधाराओं को उदय होगा कि मानवतावादी, मानवतावादी का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो मानव को केंद्र में रखें। क्या रखें, मानव को केंद्र में, यानी कि कल्याण परक होगा। मानवतावादी को एक और नाम जानते हैं, कल्याण परक, यानी कि मानव के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र को उन्होंने देख कर के आया, पूरा भूखंड खाली है, बंजर भूमि है, और मानव को वहां जाकर के बसा देगा, मानव वहां टिक पाएगा नहीं। तो और डेटा में, और डेटा से लेगा, अगर डेटा कंप्यूटर का उपयोग करेगा तो कंप्यूटर सीधा क्या दिखाएगा कि ये क्षेत्र जो है खाली है, यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या, यहाँ ये क्षेत्र खाली है। डेटा बोलेगा यहाँ इतना, यहाँ जनसंख्या में जो है 50 लाख आबादी रख सकता है, ठीक है।
5,000 बिस्कॉन उठा लिया, 5,000 नर्तनपुर से उठा लिया, 5,000 वहां उठा करके जाके वहां स्थापित कर दिया। सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, वहां मनुष्य जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो यहाँ पर बात होगा कि नहीं, उनमें यह भी ध्यान देख रखा जाएगा कि मानव कल्याण के लिए क्या मानव वहां पर सुखपूर्वक रह पाएगा। मानव को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो अवश्य- मूलभूत आवश्यकताएं का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, ठीक है। अब और भी चीजें बढ़ गया है, स्वच्छ जल हो गया है, पेयजल, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, इंटरनेट की पहुंच, है ना। तो ये सारी सुविधाएं वहां पर है या नहीं है? नहीं है तो मानव वहां सर्वाइव कैसे करेगा? तो सिर्फ इनके ऊपर में अध्ययन कर रहा करके हम तो आश्रित नहीं रह जाएंगे। नहीं, हाँ, यह कह सकते हैं कि कुछ इनका लक्षण और कुछ इनको सहयोग दे सकता है, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे 1990 के दशक में। तो यहाँ पर मानववादी, तो मानववादी में कल यहाँ पर देखिए मानववादी यानी कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा। मानवता क्या है? इसका संबंध मानव कल्याण के अनेक पक्षों से है, कि मानव के कल्याण से, जैसे वही बताए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य उपलब्धता, ये सारी चीजें वहां है कि नहीं है, तभी तो वहां मनुष्य सर्वाइव। चांद पे मनुष्य, चांद पे पूरा जमीनें खाली है, उठा के जाकर के ले जाके चांद पे रखा है, क्या होगा? नहीं रहता, नहीं रहता। हाँ, उछलेंगे ऐसे तो एकदम चले जाएंगे 80-90 फीट ऊपर दंदन आगे, फिर धीरे धीरे गिरेंगे नीचे, मजा आएगा। बाहर भी नहीं जा सकते हैं। जब तक पेट में अनाज रहेगा यहाँ से खा के जाएंगे तब तक उछलेंगे। अब जैसे अब लगेगा खा कुछ चाहिए तो वहां दूर तक कुछ नहीं दिखेगा, न पानी न अनाज, कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद अमूलवादी। अमूलवादी का मतलब, अमूलवादी यानी कि रेडिकल विचारधारा है। रेडिकल विचारधारा यहाँ पर एक आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, एक मार्क्सवाद का सिद्धांत था। मार्क्सवादी सिद्धांत जो है क्या है कि उनका कहना है, मार्क्स का एक सिद्धांत है कि दुनिया में जो है ना, व्यक्ति जो है दुनिया में अमीर और गरीब नहीं होना चाहिए। या तो सभी के पास पैसा हो खचाखच, किसी के पास नहीं। पॉकेट पैसा से भरा हुआ हो, जब निकाले ये लो वो लो, ये खाओ वो खाओ। या तो फिर सभी क्या हो, गरीब- गरीबी हो। लेकिन एक वर्ग अमीर, एक वर्ग गरीब, जहां एक और देखिए अमेरिका, चाइना, जर्मन, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, है सब रोटी नहीं बल्कि हम लोग बोलते हैं रोटी, वहां लोग बोलते हैं उसे ब्रेड अंग्रेजी में। ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या है कि मार्क्स जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने सिद्धांत दिया कि समाज, दुनिया, विश्व जो है एक ऐसा हो कि जो कि क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर उस समय मार्क्स में सिद्धांत दे रहे थे, उसमें यहाँ पर दो वर्ग थे, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। तो गरीब वर्ग को उन्होंने सर्वहारा कहा। क्या कहा? सर्वहारा वर्ग का। ठीक है। तो इन्होंने बोला सर्वहारा क्रांति हो, एक क्रांति क्या हो, सर्वहारा हो, और अमीरी गरीबी सर्वहारा को क्या कर दे, समाप्त कर दे। सबको क्या किया जाए, यानी अमीर और गरीब ना रहे, अमीरों से पैसे लेकर के गरीबों में समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए। और जब अमीरी गरीबी रहेगा ही नहीं तो लोगों में भेदभाव नहीं होगा। तो मार्क्स के सिद्धांत, ठीक है। तो मार्क्स के सिद्धांत जो है वही यहां पर है कि व्यवहारवादी विचारधारा, इसमें वो अमूल अमूल, हाँ, अमूलवादी यानी रेडिकल विचार, इसका संबंध गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता से है। जैसे इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। मतलब इन्होंने क्या किया कि गरीबी है ना, गरीबी का कारण क्या है, बंधन और सामाजिक असमानता से है। गरीब अगर होंगे आप तो आप में क्या हो जाएगा, असमानता है, कई प्रकार के आपके अंदर में बंधन हो जाएगा। जैसे भारत के परिवेश में देखा जाए, गरीब व्यक्ति ही तो था वो शूद्र, अमीर व्यक्ति
के अगर सामने चला जाता था तो वह क्या होता था, अछूत माना जाता था। कौन? गरीब व्यक्ति। गरीब की परछाई अगर लग जाए तो वह भी छुता जाता था। ठीक है, ये भेद कहा जाए, भले ही वह दिखने में लग रहा है मनुष्य, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उनका यही गरीबी उनका मुख्य रीजन था। ठीक है, तो वही कहा जा, वही कह रहा है। यानी कि इस समय एक सिद्धांत आया अमूलवाद, यानी कि मार्क्स, उन्होंने यानी कहा सर्वहारा की क्रांति हो और अमीरी गरीबी दुनिया से क्या हो जाए, मिट जाए। समझ में आया? उसके बाद व्यवहारवादी। व्यवहारवादी विचारधारा के अंतर्गत में देखिएगा ये क्या विचारधाराएं थी। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के प्रयोग के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया। यानी कि व्यवहार में जो दिख रहा है आपको, उसके आधार पर क्या आपको करना है, उसके आधार पर आप व्यक्तियों को क्या करना है, ढालना है। ठीक है, व्यवहार में मतलब मान लीजिए अगर खाने पीने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है और एक के पास अथाह संपत्ति है, तो व्यवहार क्या कहा जाता है, एक का पैसा सड़ रहा है और एक भूखों मर रहा है। तो व्यवहारिकता यह कहा जा रहा है कि भले ही पैसा वो संपत्ति आपकी है, लेकिन वह पैसा गरीबों के कल्याण में क्या होना चाहिए, वितरित होने चाहिए। जब देश हमारा आजाद हुआ और जब लोग भूखों मर रहा था, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर कानून बनाया गया, एक आंदोलन पहले से प्रारंभ चलाया गया, भूदान आंदोलन, कि भाई जो अमीर लोग हैं, जिस गरीब के पास जमीन नहीं है, आप उसको, गरीब को क्या कर दीजिए, भूमि दान दे दीजिए। कुछ लोगों ने भूमि दान भी दिया, लेकिन दान कौन सा दिया, बंजर भूमि दान दे दिया, या कोई जमीन पर केस था वो दे दिया। तो भारत सरकार ने सोचा कि बिना टेढ़ा अंगुली किए हुए घी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने एक कानून पास किया। ठीक है, और उसके माध्यम से वह भूखंड को क्या किया, अर्जित किया। उसके बाद जो उस समय जो है, जो एक पावरफुल अमीर वर्ग बड़ा बड़ा उपाधि लेकर के आया था, उनको सुविधाएं सरकार दे रही थी, भाई अमीर तो हो ही हो, अब उनको सुविधा और क्यों मिले, तो उन्होंने एक कानून और लाया प्रिवी पर्स के नाम से, और प्रिवी पर्स के नाम पे। ठीक है, तो प्रिवी पर्स के माध्यम से उनके सारे अधिकारों को क्या कर लिया, छीन लिया गया। तो ऐसे प्रकार के नियम, तो ये क्या का, ये सारे के सारे क्या हो गया, व्यवहारवादी विचारधारा। प्रिवी पर्स क्यों लाया गया, क्योंकि जो हम अमीरों को हम जो खर्च कर रहे हैं, उनके सुख सुविधा के दे रहे हैं, वो हम गरीबों में करेंगे, जबकि सुविधा तो मानव को दे रहे हैं, लेकिन आवश्यक किसे है, गरीबों को, ना कि अमीरों को। तो ऐसे नियम कानून जो बन रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्यवहारवादी। वही बोल गया व्यवहारवादी। तो ऐसे विचारधाराएं अब क्या हो रहा है, सामने आया। कब, 1970 के दशक में। यानी कि पहले अध्ययन किया गया, अध्ययन के बाद जब ऐसा महसूस हुआ कि मानव के कल्याण के लिए क्या क्या चीजें, तो उनके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक विचारधाराएं सामने आ रही है। ठीक है, और उसके बाद 1990 के दशक में भूगोल में, यानी कि उत्तर आधुनिक वाद, यानी कि आधुनिकवाद। और यह आधुनिकवाद क्या है, वैश्विक सिद्धांतों को स्थानीय संदर्भ में समझा जाने लगा। मतलब क्या हो गया कि वैश्विक सिद्धांतों को, अगर मान लीजिए अमेरिका में बैठ के कोई सिद्धांत दे रहा है मानव के कल्याण के बारे में, ठीक है, वह भारत पर भी हूबहू लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, कि भारत की भौगोलिक दशाएं कुछ अलग है, हमारे यहाँ की भौगोलिक दशाएं कुछ अलग है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे फ्रांस एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ के व्यक्तियों को शराब पीने के लिए खुली छूट दी जा सकती है, क्योंकि ठंडा प्रदेश व्यक्तियों के लिए शराब नैतिक माना जा सकता है। लेकिन वहीं भारत के लिए गर्म क्षेत्र प्रदेश माना जाने वाला भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो भारत का अधिकतर भौगोलिक क्षेत्र क्या है, गर्म प्रदेशों के क्षेत्र में माना जाता है। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में शराब क्या होगा, यहाँ के लिए नुकसानदेह होगा मनुष्य के लिए। तो यहाँ पर आप शराब, खुली आजादी फ्रांस की तरह नहीं हो सकती है।
फ्रांस में नल में आता है, टोटी खोलिए गटक जाइए। वो सबको नुकसान नहीं होगा तब? नहीं, ठंडा? आपको बता तो रहे हैं, ठंडा प्रदेश में शराब पीना नैतिक माना जाता है, लेकिन वहीं पर गर्म प्रदेश में क्या हो माना जाएगा? अनैतिक माना। यानी कि वहां के सिद्धांत को भारत के सिद्धांतों पर मत लागू कीजिए। यहाँ के नॉर्वे के व्यक्तियों को आप धान काटने भिड़ा दीजिएगा, समझे? मूंग तोड़ने भिड़ा दीजिएगा, यकीन मानिए मूंग का जो है ना, क्या बोलते हैं, जो फल होता है ना, लाल लाल फूल, उस टाइप की हो जाएगी वहां का, यह हो जाएगी जो मूंग तोड़ने वाली है। और यहाँ पर इन लोगों को भेज दीजिए, भारतीयों को, दोनों करवा। उछल कूद करके, काट कूट करके, तोड़ ताड़ करके, थोड़ा बहुत नोचा, ऐसे ऐसे भमोर लिया, ऐसे हो गया, सब चीज फिर शांत हो जाएगा। यानी कि भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर उनका क्या किया गया, यानी कि वैश्विक सिद्धांतों को स्थानीय संदर्भ में समझाना चाहिए कि यहाँ क्या आवश्यकता है मनुष्य के लिए, यहाँ जिन जिन चीजों के लिए आवश्यकता है मनुष्य के लिए, उन सुविधाओं को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। जहाँ यहाँ पर उन चीजों का आवश्यकता नहीं है, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये था क्या आपका मानव भूगोल का क्या था, विकास क्रम। अगला था दूसरा, हम बताए थे क्या, मानव भूगोल का क्षेत्र या उप क्षेत्र। भाई मानव भूगोल का कौन कौन सा क्षेत्र है, यानी कि मानव किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यहाँ पर तो हम देखे कि मानव भूगोल के विकास के क्रम में हम देखे कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव भूगोल कैसे अस्तित्व में आया, मानव भूगोल जो है को अध्ययन करके हम कैसे मानव को हम सुविधा दे सकते हैं, मानव को कैसे हम उनको अधिकतम लाभ पहुंचा सकते हैं, मानव के लिए अनुकूल दशाएं कैसे हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, इन पर बातें। अब यहाँ पर है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र अगर बात करें तो हम यानी कि सामाजिक भूगोल, मानव क्षेत्र के बारे में बात करें तो क्षेत्र उप क्षेत्र का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्षेत्र हो गया सिर्फ सामाजिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल के अंतर्गत में जो और सब पॉइंट बनेंगे वो क्या हो जाएगा, उप क्षेत्र हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिएगा सामाजिक भूगोल, यानी कि भूगोल के अध्ययन में पहले समाज का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समाज के योगदान के लिए, समाज में जो योगदान दिया जा रहा है उनके सांस्कृतिक तत्वों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, तभी तो आप उनके बारे में कुछ कर पाएंगे। तो सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से हैं, सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से, सांस्कृतिक तत्व यानी कि संस्कृति के प्रकार बोल सकते हैं। प्रकार का मतलब होता है संस्कृति किन किन चीजों से मिलने से संस्कृति का क्या होगा, निर्माण होगा। तत्व का मतलब वो क्या होगा, किन किन चीजों से मिलने से, जो एक एक चीज होगा तो एक तत्व होगा, दो तत्व होगा, कई तत्व के मिलने से क्या होगा, कोई चीज का निर्माण होता है ना, तो वैसे। तो यहाँ पर पहला तत्व के बारे में बात करेंगे, इसी को हम बोलेंगे उप क्षेत्र, व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल का मतलब यहाँ पर है कि समाज में हम यानी कि सामाजिक भूगोल को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे व्यवहारवादी, कि व्यवहार किसका कैसा है, मानवों का क्या व्यवहार है, स्वभाव क्या है। कुछ मनुष्य का व्यवहार मांसाहारी प्रवृत्ति का है, तो कुछ का व्यवहार शाकाहारी प्रवृत्ति का है, ठीक है ना। तो कुछ का व्यवहार मांसाहारी, कुछ का व्यवहार शाकाहारी प्रवृत्ति का है। तो अब मांसाहारी और शाकाहारी प्रवृत्ति का है, तो इसके लिए अब हमें क्या निश्चित करना होगा कि मांसाहारी के लिए एक ऐसा भौगोलिक, एक ऐसा क्षेत्र हो जहां पर पशुपालन के लिए जगह होना चाहिए। इससे क्या हमें फायदा होगा कि वह बंजर भूमियों का भी उपयोग किया जा सकता है, कि मांसाहारी का खाने पीने का व्यवस्था हम बंजर क्षेत्रों से भी उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन शाकाहारी के लिए बंजर क्षेत्रों से भोजन उपलब्ध कराना संभव है,
तो शाकाहारियों के लिए हमें क्या होगा, शाकाहारी का मतलब सर्वाहारी, शाकाहारी तो जैसे घास फूस खाने वाला, मतलब हरी पत्तियों से संबंधित पुरुष शाकाहारी होता है ना, हम लोग तो सब चीज खा लेते हैं, हम लोग सर्वाहारी मानेंगे, मतलब लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझ सकते हैं। तो यानी कि अनाज खाने वाले, फल फ्रूट खाने वाले, ठीक है। तो अब उनके लिए कैसे क्षेत्र चाहिए, तो ये तो इनके व्यवहार पर डिपेंड करेगा ना कि आप कौन से खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। तो आपके व्यवहार का, आपका रहन सहन का, आपका जीवन कैसा है, आपका लग्जरियस जीवन अगर है, ठीक है, यानी कि आपके व्यवहार को सब समाज सबसे पहले आपको अगर बात करें तो व्यक्तियों के क्या क्या जाए व्यवहार। जैसे जाते हैं ना कोई भी शादी विवाह जब होता है सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि लड़की का व्यवहार कैसा है, लड़का का व्यवहार कैसा है, बाद में दूसरा स्टेप दिखा जाता है कि उसकी संपत्ति क्या है, जायदाद क्या, लड़का करता क्या, लड़की करती क्या है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है। उसके बाद सामाजिक कल्याण का भूगोल। तो हम क्या करेंगे, व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल के यानी व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सामाजिक कल्याण का। अब जब हम व्यवहार का अध्ययन कर लेंगे तो हमें क्या होगा कि अब उनके कल्याण के लिए हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। मानव के लिए हम यहाँ पर व्यवहार में देखेंगे, हम गए वहां पर देखिए मानव को बहुत कष्ट है शहर जाने के लिए, तो हम क्या सोचेंगे, उनके लिए एक रोड का निर्माण किया जाए, ठीक है। यातायात की सुविधा के लिए क्या दिया जाए, सरकारी एक गाड़ी दिया जाए, या हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था ग्रामीणों में को कर दिया जाए। यानी कि सामाजिक कल्याण की बात। अब वहां पर एक तो ये हो गया, मान लीजिए वहां पर गया, बहुत लोग प्लास्टिक में रह रहे हैं, बारिश पड़ रहा है, आंधी आया, प्लास्टिक उड़ गया, खुले में वो उनका रात बीत रहा है, दिन बीत रहा है, व्यक्ति बीमार पड़ जा रहा है, उनके लिए क्या चाहिए, मकान, ठीक है। अब जब तक उनको, यानी कि आप सामाजिक कल्याण का भूगोल यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में जब जाके देखेंगे नहीं कि किन किन चीजों में उनके कल्याण करने की आवश्यकता है, यानी कि व्यक्तियों के कल्याण करने की किन किन चीजों में आवश्यकता है, ठीक है। तो सामाजिक कल्याण का भूगोल। उसके बाद है अवकाश का भूगोल। हम देखेंगे फैक्ट्री में, हम उद्योगों में या फिर अन्य जगहों में देखते हैं कि 7x24 यानी 7 दिन 24 घंटा काम हो रहा है। क्या एक ही व्यक्ति से 24 घंटा काम नहीं कराया जा रहा है? तो काम के घंटे को क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, तभी तो मानव कल्याण की बात हम कर सकते हैं। तो 8 घंटे 7 घंटे जो भी है, सप्ताह में छुट्टी, तो सप्ताह में छुट्टी यानी कि अवकाश का भूगोल। उसके बाद लिंग भूगोल भी आवश्यक है। अगर लिंग भूगोल नहीं करेंगे तो एक ऐसा हो समय आएगा कि एक समुदाय जो है, एक लिंग जो होगा, यानी कि अगर पुरुष प्रधान बोले तो पुरुष प्रधान आगे बढ़ता चला जाएगा और स्त्रियां पीछे चली जाएगी, जो मध्यकाल में देखा गया। प्राचीन काल में ऐसा नहीं देखा गया था, मध्यकाल में इन चीजों को दिखा गया। एक समय ऐसा आया कि महिलाओं की स्थिति 4 दीवारी तक ही बंद करके रह गई, घर के अंदर ही। कभी कदार उसको अपना, उसका पति अगर लेके जाता था, एकदम यूं इतना बड़ा एकदम से घूंघट, मतलब रास्ते में पूरा घूंघट है, घर से मायके से निकली घूंघट लेके, ससुराल पहुंची घूंघट लेके, रास्ते में कुछ ना देख पाई। कभी भी ऐसा होता है, पुरुष लेकर के चले, महिला लेके चले पुरुष को, पुरुष यूं घूंघट ले यहां तक, ससुराल से चले और मायके तक घूंघट में ही जाए। तो बातें ये नहीं है कि महिला को घूंघट 4 दीवारी के अंदर में, तब महिला को बाहर निकाल दो, पुरुष को अंदर कर दो, नहीं। यहां पर है कि लिंग भूगोल का यहां पर होगा कि लैंगिक समानता होना चाहिए। अगर राफेल उड़ान पुरुष उड़ा सकता है तो महिला क्यों नहीं? ट्रेन अगर पुरुष चला सकता है तो महिला क्यों नहीं? सेना यानी कि सीमा की रक्षा पुरुष करे तो महिला क्यों नहीं? कर सकती नहीं कर सकती है? अभी हो भी रहा है सर। और आज के परिवेश में आज हो भी रहा है। हो क्यों रहा है? इन्हीं सबके अध्ययन के कारण हो रहा है।
तो इनका अध्ययन होना चाहिए। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल का मतलब है आपका रीति रिवाज, रहन सहन में जो है रीति रिवाज रहन सहन में अगर बात यहां दिखेगा, दो चीजें, एक सांस्कृतिक यहां पर आ गया के तत्व और एक सांस्कृतिक भूगोल स्पेशल में आ गया। तो यहां सांस्कृतिक भूगोल अगर बात करें तो खास करके यहां पर धार्मिक जो धार्मिक परिवेश है, यानी अंधविश्वास वगैरह ये सब जो चीजें हैं, इनके बारे में यहां पर बात कर रहा है। रहन सहन, खान पान उनकी क्या है, इन सब चीजों के बारे में। तो सांस्कृतिक भूगोल का भी आवश्यक है। सांस्कृतिक भूगोल में आप देखिएगा खास करके गरीब लोगों में, आदिवासी समाजों में डायन प्रथा, और डायन प्रथा के कारण नरवली प्रथा, ये सब इसी का देन है। तो इनका अध्ययन करें और अध्ययन करके इन बुराइयों से उनको क्या करे, बाहर करे। डायन गरीबों में ही क्यों नहीं, अमीरों में क्यों नहीं? और वास्तव में अगर डायन है तो फिर सेना की क्या जरूरत है? डायनों की नियुक्ति कर दिया जाए पाकिस्तान के सीमाओं पर, चीन के सीमाओं पर, और जो भी दुश्मन है भाई, तांत्रिक सिद्धि करना होता है डायन में, मुर्गा का जरूरत होता है, कुछ शराब की जरूरत होता है, फूल बेलपत्र वगैरह का जरूरत होता है। मतलब मिला जुला के 1000-2000 के पैसा अगर खर्च कर दिया जाए डायन में 5000, तो किसी को खाने का क्षमता रखता है, माना जाता है ना। तो जो हम सेना को हर महीने इतना पैसा दे रहे हैं, पैसा तो कोई बात नहीं, पैसा दे रहे हैं, चलिए रोजगार, लेकिन उनमें हमारे सैनिक जो है वो जान गंवा दे रहे हैं। उन सेनाओं की स्थिति देखिए, वो रात और दिन एक चौकन्ना, कब उनके ऊपर, यानी कि हर समय सर पर कफन बांध करके वो सीमा की रक्षा में है। और डायन क्या है, सीमा पे न भी रहे, यहाँ बांध पुल के पास में इतना नारंगी, इतना नींबू, सुइया, काला कपड़ा बांध करके यहाँ से फेंक दे सीमा में जा करके, लांगा गाड़, यहीं से मंदिर फूके, आतंकवाद खत्म। तो डायनों का ही नियुक्ति होता। तो रियलिटी यानी कि इनमें हम संस्कृति, ये जो अंधविश्वास है इनका अध्ययन, और यही सामाजिक पिछड़ापन का क्या है, कारण भी है। ये गरीबों में देखने को, अमीरों में नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अमीर इन चीजों को समझता है कि ये सब चीज कुछ होता नहीं है। ये धर्म के नाम पे व्यक्तियों को क्या किया जा रहा है, डराया जाए। तो ऐसे डरे हुए व्यक्तियों को अध्ययन कीजिए और उनको मुख्य धारा में लाइए। मुख्य धारा में का मतलब उनको रियल लाइफ में लाइए कि नहीं, सब कुछ नहीं होता है। किसी को मारने या किसी मुर्गा को चढ़ाने से कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। आपको उनसे तुलना करता, अगर आपका दुश्मन है तो आप उनसे क्या कीजिए, सामना कीजिए। उसके लिए न्यायालय है। आपको अगर उन्होंने कुछ क्षति पहुंचाया है उसके लिए क्या है, न्यायालय है। बहुतों का होता है कि पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती, आप डायरेक्ट जाके न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। न्यायाधीश बैठे हुए हैं आपके न्याय सुनने के लिए। थोड़ा डिले होगा, अच्छी बात है, लेकिन न्याय आपको मिलेगा। लेकिन इन डायन प्रथा में अगर आपको जो है ये चीजें जो है, यह चीजें क्या है, गलत, इनसे आपके खर्ची हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप जो नींबू फेंक रहे हैं, वो नींबू को उठा के अचार बना के खा लेगा, उसका उस सुइया से बिछौना और कपड़ा सी लेगा। जो कपड़ा फेंके हैं उस कपड़ा का जो है कुछ बना लेगा, वस्त्र बना लेगा, तो उसको कुछ नहीं होने वाला। यानी कि इनके सांस्कृतिक भूगोल, यानी कि सांस्कृतिक भूगोलों का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल, अगला क्या है, ऐतिहासिक भूगोल। इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। इतिहास से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि प्राचीन काल में मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए वह परिस्थितियां देखिए, जब कोई संसाधन नहीं था तो मनुष्यों ने चक्के का निर्माण किया, और चक्के से बैलगाड़ी, और जाकर के वह चाक का निर्माण कर रहा है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है। तो हम जो है कह रहे हैं भाग्य में नहीं है, तकदीर में नहीं है। तकदीर में अगर होगा तो हो जाएगा, एक काम सफल नहीं होता। आपको क्या लगता है कि चक्का का आविष्कार एकाएक एक व्यक्ति बैठा होगा, चक्का का आविष्कार कर दिया होगा?
चक्का का बहुत क्रम होगा, कोई चौकोर बनाया होगा, षटकोर बनाया होगा, कुछ बनाया, कोई ऐसा फानी एक व्यक्ति क्या बनाया होगा, गोल। एक लंबे समय तक बहुत मेहनत किया होगा तब चक्के का निर्माण। तो इनसे हमें इतिहास से क्या सीख लेनी चाहिए कि हम भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि इतिहास से यह सीख लेना चाहिए कि हम सतत विकास अगर मेहनत करेंगे तो नए नए आविष्कार हम कर सकते हैं मानव के हित में, कल्याण में। ठीक है, तो ये हुआ सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल के लिए इन चीजों के लिए हम सामाजिक भूगोल का अगर हम बात करें, अध्ययन करेंगे, इन चीजों को हम अध्ययन ध्यान में रख करके इनका अगर हम अध्ययन करेंगे एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते नहीं कर सकते। आप देखिएगा व्यवहारवादी भूगोल, अगर हर व्यक्ति व्यवहारिक हो जाए, समाजसेवी हो जाए, एक दूसरे के लिए परोपकारी हो जाए, वो समाज कितना अच्छा होगा। सामाजिक कल्याण का भूगोल, यानी कि जब व्यवहारिक हो जाएगा तो उसके मन में स्वतः प्रस्फुटित होगा, नहीं समाज का हम कल्याण करें। अगर हमारे पास धन संपत्ति है तो गरीबों की कुछ मदद करें। गरीबों की आवश्यकता है, गरीबों को क्या है कि वो उसे भी लगेगा कि हमें कोई एहसान किया है, हम उनका कुछ काम कर दे। आपके खेत में जाके किसानी कर देगा, फसलों को रोपने में काम कर देगा, आप भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, है ना। अवकाश का भूगोल, अब अवकाश का भूगोल का मतलब यहाँ पर है कि मजदूरों को आप इतना मत खटा दीजिए कि मजदूरों का जो है मतलब ह्यूमन का जो है एक मतलब कहा जाए कि वह इतना थक जाए, हार जाए कि वह अगले एक सप्ताह के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपके यहाँ काम करने की स्थिति में ना हो जाए। यानी कि मानव पूंजी का आपने हरास कर दिया। पूंजी 2 प्रकार की होती है, एक मानव पूंजी और एक आर्थिक पूंजी। तो आर्थिक पूंजी तो अच्छी बात है, आर्थिक पूंजी से आप कुछ भी खर्च सकते हैं। अगर मानव पूंजी नहीं रहे तो भी आपके पास समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो अवकाश की आवश्यकता। उसके बाद लिंग भूगोल, समाज में अगर लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, स्त्री और पुरुष सब सभी समान होंगे, तो जो घरेलू झगड़े होते हैं समाज में वो नहीं होगा। महिलाएं भी कमा रहे हैं, पुरुष भी कमा रहे हैं, महिलाएं भी बाहर से जाकर के वह धान काट के ला रही है, पुरुष भी जो है बाहर से जो है वह माथा पे जो है जाकर के वह टोकरी में जो है जाकर के फल फ्रूट लेकर के आपको लिया ला रहा है। यानी कि सब मिलजुल करके रहेगा तो एक अच्छे समाज का परिकल्पना कर सकते नहीं कर सकते। सांस्कृतिक भूगोल, अगर अंधविश्वास, धार्मिक प्रवृत्ति, जो अंधविश्वास है उन पे जो होने वाला जो फिजूल खर्ची है, अगर उन पर कंट्रोल कर लिया जाएगा और उनका सही प्रयोग अगर समाज सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगाएगा तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा कि नहीं होगा। और इन सारे चीजों को हमें कुछ ऐतिहासिक इतिहास से भी सीख लेना चाहिए। लोगों ने संघर्ष किया, नए नए तकनीकों का निर्माण किया। आज बैलगाड़ी से लेकर के हवाई जहाज का जो सफर हमने किया, किन से? इतिहास से ही तो जाकर के लेकर के उदाहरण लेकर के। ठीक है, अगला है राजनीतिक भूगोल। क्या है? राजनीतिक भूगोल। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक भूगोल में क्या होगा, 2 ही पक्ष होगा, या तो एक राजतंत्र होगा या फिर लोकतंत्र होगा। यही होगा ना, राजतंत्र या तो लोकतंत्र, यानी कि या तो जनता का शासन या कोई एक व्यक्ति का शासन जो सभी जनता पर क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, लेकिन जो भी होगा उनके लिए भूगोल का महत्व हो कि नहीं होगा, उनकी कुछ सीमाएं हो। राजतंत्र अगर बात करें, राजतंत्र की बात करें तो राजा का भी एक सीमा होगा, नहीं हमारा क्षेत्र है, ये दूसरे राजा का क्षेत्र है। अब वो सीमा रेखा कोई भी बना सकता है, नदी भी बना सकती है, पहाड़ भी बना सकता है, बना सकता है नहीं बना सकता है कि पहाड़ के उस पार में वो, पहाड़ के इस पार में, जैसे झारखंड बिहार का सीमा देख लीजिए, कौन बना रहा है? नदी, गिरवा नदी, उस पार बिहार, इस पार क्या है? झारखंड। तो यहां पर है राजनीतिक भूगोल में भूगोल और राजनीतिक जटिल संबंधों की पड़ताल करना है, यह समझने के लिए कि कैसे भौगोलिक कारक राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं और कैसे राजनीतिक प्रक्रिया स्थानिक मॉडल को आकार देती है।
यानी कि यहाँ पर आप शब्दों को लग रहा है कि शब्द आपको क्या किया है, उलझा दिया है। यहाँ पर शब्द में नहीं उलझाना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना, इनके विचारों को समझना है। यहाँ यही कह रहा है कि स्थानिक मॉडल को आकार देना, मतलब आकार देना क्या, झारखंड बिहार को आकार कौन दे रहा है, नदियां दे रहा है ना। कुछ जगहों में कोई पर्वत होगा, जैसे हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होगा, नदियां हैं, सिंधु नदी है, हिमालय पर्वत के भी कुछ क्षेत्र है, ठीक है। तो कहीं पर पर्वत हमारी सीमा बना रही है, तो कहीं हमारी नदियां सीमा बना रही है, ठीक है। एक तो यह हो गया। दूसरी में यहां पर इनमें बात करें कि इनके उप क्षेत्र में एक है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल का मतलब है कि हम सेनाएं लगाते हैं सीमाओं पर, ये हमारा क्षेत्र वो उनका क्षेत्र। तो सेनाएं हम कैसे लगाएंगे, जब तक एक सीमा रेखा निर्धारित करेंगे तो ही ना। तो भूगोल के आधार पे हमने मान लीजिए कि सिंधु नदी को मान लिए कि हमारा सीमा है। अब सिंधु नदी के इस पार में हमने अपना बेड़ा बना लिया, अपने उस पार में बेड़ा बना लिया। जहां पर नदियां भी नहीं है, पर्वत भी नहीं है, तो वहां पर क्या बनाएंगे, एक दीवार दिया जा सकता है या तार बिछाया जा सकता है, और फिर वहां पर अपनी सेनाएं खड़ा कर सकती है। तो इनसे भी यानी कि सैन्य भूगोल का भी हमें कि सेनाएं जहां जहां पर जिन जिन सीमाओं पर है, तो उनका भी क्या हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, ठीक है। उसके बाद है निर्वाचन भूगोल। सर वो पड़ताल का मतलब क्या होता है? कौन पड़ताल का, संबंधों की पड़ताल करता है। भूगोल और राजनीतिक जटिल संबंधों की पड़ताल का मतलब होता है जांच। जांच पड़ताल जो करता है। क्या करता है, जांच करता है। तो यहाँ सैन्य भूगोल अब जब आप देखेंगे, मान लीजिए सीमा पे सेना है, तो आपको तो पड़ताल करेंगे कि यहाँ सेना, इसका मतलब है उप पाकिस्तान। देखने के साथ आपको लग जाएगा वो पाकिस्तान है और ये भारत है, होता है ना। जब हम चलते हैं गाड़ी से तो देखते हैं कहीं पर चेक पोस्ट लगा हुआ है, क्या मतलब है, यहाँ चेक पोस्ट लगा हुआ है, या तो यहाँ पर कोई राज्य अपनी सीमा बना रहा होगा, या कोई थाना अपना सीमा बना रहा होगा, कोई न कोई तो सीमा बना रहा होगा, या फिर चोर को पकड़ने के लिए एक सीमा बना रहा होगा, इस सीमा को चोर पार ना कर पाए, लेकिन बनाएगा तो सीमा ही, समझे। निर्वाचन भूगोल, निर्वाचन भूगोल के लिए होता कि नहीं होता है, निर्वाचन क्षेत्र में एमएलए के लिए क्षेत्र है कि नहीं है। आप इतने ही क्षेत्र में आप चुनाव लड़ सकते हैं। एमपी आप इतने बड़े क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकते हैं, एक एमपी दूसरे क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ सकता है नहीं। कि हम जो है, देखिए ऐसे तो चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, एक हम दो जब खड़ा हो सकते हैं, लेकिन आप अगर कहेंगे हम गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो दुमका लोकसभा के क्षेत्र भी हम काट करके वो व्यक्ति, हम मेरा घर पर ससुराल जो है मेरा उठो बगल में, हाँ रोड के ऊपर में मेरा ससुराल है, दुमका लोकसभा पड़ता है, और ससुराल वाला हम ही को वोट देगा, उसको मेरे इधर भेज दीजिए। ऐसा नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, भूगोल काम करेगा कि ना 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 ना, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। ससुराल ससुराल के स्थान पे, नेतागिरी नेतागिरी के स्थान पे। ससुराल अगर जाना है तो जाओ वहां ससुराल से लड़ो, घर छोड़ो। तो बोलेगा नहीं भाई घर ही ठीक है, ससुराल बनाने क्या पता हाँ साला कुछ बोले बाद में वोट बदल दे तो है। तो यहाँ पर निर्वाचन यानी इनके भी क्या होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। अगला है जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल, भाई जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ जितने भी निर्वाचन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, सारे जनसंख्या के आधार पर होता है, होता ही नहीं होता है। तो जनसंख्या भी भूगोल को निर्धारित करता है कि ये गांव मिला के इतना जनसंख्या पूर गया, तो अब ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र में। यह विशेषखानी पंचायत हो गया, नरतमपुर, गुलगम्मा और डुबरिया मिल करके एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया। इसीलिए विशेषखानी पंचायत, इसीलिए जनगणना करता है। हाँ, इसीलिए जनगणना करता है ताकि हम जनसंख्या के आधार पर मुखिया, एमएलए, एमपी का क्या कर पाए, चुनाव करवा पाए निर्धारित जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। पॉलिटी में पढ़ेंगे, चलिए।
तो जनसंख्या भूगोल यानी कि इसमें जनसंख्या वृद्धि उसका वितरण। अब इसके अंतर्गत में जनसंख्या भूगोल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या में वृद्धि, जो जनगणना करते हैं प्रत्येक साल में वृद्धि होगा ना। बताइए जी, एक ऐसा ईयर था जनसंख्या में जहां पर जनसंख्या में गिरावट आई थी, याद है? जनसंख्या में गिरावट हमको भी याद नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें जनसंख्या वृद्धि उसका वितरण यानी कि उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? इसमें जो हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ, उसका वितरण यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हुआ और तो हुआ, इनका वितरण किन किन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कितना, मैदानी क्षेत्रों में कितना, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कितना, यानी कि किन किन भौगोलिक क्षेत्र में इनका वितरण का फैलाव कितना है, कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ जनसंख्या कम है। स्वाभाविक है कि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में उनसे भी और भी कम होगा, जंगली क्षेत्रों में, घने आबादी जंगली क्षेत्रों में वहां पर जनसंख्या क्या होगा, और भी कम होगा। घनत्व, जनसंख्या यानी कि घनत्व का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर में कितनी आबादियां हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ कहां पर है? बिहार, ठीक है। पढ़ेंगे आराम से, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या पुरुष और महिला की आबादी बराबर है या कम? अगर कम है तो चिंता का विषय है, इस पर काम करने की बात है, काम करने की जरूरत है, ठीक है। इसके अब लिंगानुपात में अंतर आने के कई भी कारण हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। प्रवास, ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ से 2000 अगर 11 की जनगणना में लोग इतना थे और 2021 की जनगणना में हमारे यहाँ से लोग इतने लोग विदेश चले गए, प्रवास चले गए। आखिर प्रवास क्यों गए, क्या रीजन है? क्या गरीबी है? ठीक है, तो अगर गरीबी है तो प्रवास ना करे, क्योंकि कौन चाहता है कि हम विदेश में रहे अपनी मातृभूमि को छोड़ करके। तो उनके लिए बारे में यह भूगोल क्या करता है? अध्ययन करता है। अगला है आवास भूगोल। अगला क्या है? आवास भूगोल। आवास भूगोल में हम क्या अध्ययन करेंगे? इसमें मानव अधिवासों, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी बस्तियों दोनों की बात करता है, के आकार, प्रकार, कार्य और स्थान के अध्ययन करती है। इसमें बस्तियों की उत्पत्ति, उनके वितरण, प्रतिरूप और उनके व्यावसायिक संरचनाओं जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। मतलब आवास भूगोल के अंतर्गत में हम यह देखेंगे कि कौन से व्यक्ति कच्चे मकान में रह रहा है, कौन से व्यक्ति पक्के मकान में रह रहा है। कच्चे मकान में भी रह रहा है तो उसमें भी जो कच्चे मकान में किस प्रकार के मकान है, क्या वो वास्तव में रहने योग्य है या नहीं रहने योग्य है, क्या उन जिस मकान में रह रहा है उनके जान माल की हानि होने की संभावना नहीं है। अगर पक्के ही मकान में रह रहा है तो पक्के की मकान की स्थिति अच्छी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पक्के मकान है और वह आदिम काल का मकान है, अंग्रेजों के काल का, छत टपक रहा है, छत आज गिरेगा कि कल गिरेगा, कहीं ऐसी तो चीजें नहीं है इनके बारे में। उसके बाद उनके व्यवसायों का भी अध्ययन इसके तहत में किया जाता है कि वह उनका व्यवसाय क्या है, उनकी रोजी रोटी दिनचर्या क्या है। ऐसा तो नहीं दिखावे के लिए रखा हुआ है और माल दबाए हुआ है एकदम खान करके और नोट के गड्डी पे सो रहा है, ठीक है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन बहुत होता भी है। चलिए अगला है ग्रामीण भूगोल। तो स्वाभाविक ग्रामीण भूगोल में ग्राम के बारे में, संरचनाओं के बारे में बात करें। इसमें ग्रामीण संरचना और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का क्या क्या अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों की बात हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है ग्रामीण में, तो ग्रामीण की व्यवसाय क्या होगा,
अधिकतर कृषि होगा, छोटे मोटे कुटीर उद्योग होंगे। इन सब के बारे में यहाँ पर क्या किया जाए, अध्ययन किया जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ उद्योग हो सकते हैं ना, जैसे हमारे झारखंड में जो है एक गांव है मलरो भगैया, ठीक है, भगैया के तस्सर साड़ी को जीआई टैग मिल गया है। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है। भगैया एक ग्रामीण क्षेत्र परिवेश है, छोटा मोटा शहर टाइप में कार्य विकसित हो रहा है, लक्षण दिख रहा है। अब कुटीर उद्योग का काम करता है, बड़ी उद्योग नहीं है यहाँ पे, कुटीर उद्योग है। अब इन उद्योग में अगर ऐसे, और ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, इनका साड़ी विदेश जा रहा है, विदेश के लोग पहन रहा है, लेकिन इनको महत्व नहीं दे रहा है। तो पता चला अरे ग्राम है, गांव है, लेकिन यहाँ पर तस्सर का साड़ी जो है वहां ट्रम्प की बेटी पहन रही है। भाई इनको क्या किया जाए, ऊपर उठाया जाए, इनके ऊपर में, यानी कि इनको पता चलेगा, जिनको आज क्या दिया गया, जीआई टैग, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गया। आज ये गांव को अंतर्राष्ट्रीय क्या मिल गया, पहचान मिल गया। नगरीय भूगोल, नगरीय संरचना और व्यावसायिक संरचना का अध्ययन किया जाए, यानी नगरों की संरचनाएं क्या है, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नाले का सिस्टम है कि नहीं, अच्छी यातायात का सुविधा है कि नहीं, है लाइन सिस्टम से रह रहा है कि नहीं, वहाँ के व्यवसाय अगर हो रहा है, व्यवसाय में कोई असुविधा तो नहीं है। अगर शहरों में व्यवसाय में असुविधा हो जाएगा तो अंततः इनकम नहीं होगा, तो राष्ट्र की इनकम नहीं होगी ना। तो इनके यानी कि इनका अध्ययन किया जाता है। सर, हाँ, व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय का मतलब है रोजगार, काम करना। जैसे आप खेती करते हैं, आपका व्यवसाय खेती हो गया। कोई दुकान चला रहा है तो आपका व्यवसाय क्या हो गया, दुकान हो गया, ठीक है। कोई टेम्पू चला रहा है, उनका व्यवसाय क्या हो गया, गाड़ी चलाना, ठीक है। यानी कि आप जो काम करते हैं वो आपका क्या है, व्यवसाय है, ठीक है। समझ में आया। आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल का मतलब सीधे है धन कमाने से संबंधित, अर्थ कमाने से। इसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, यानी कि अगर कहा जाए आर्थिक भूगोल जो है ना, ये यहाँ पर भी हम बात किए ना कि व्यवसाय वगैरह का, कि सारे इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, आर्थिक भूगोल में। क्योंकि यहाँ भी वही बात कर रहा है कि इसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे खेती, चाहे वह गांव में हो या शहरों में। नॉर्मली शहरों में खेती कहाँ से होगा, शहरों में खेती होगा, शहरों में जगह ही नहीं। ज्यादा छत पर 2-4 कद्दू उगा सकते हैं, कुछ करेली उगा सकते हैं, मिर्ची का पौधा लगा के मिर्ची उगा सकते हैं, पुदीना उगा सकते हैं, यही ना, थोड़ा बहुत उगा सकते हैं। कृषि, उद्योग तो लग सकता है शहर के आसपास में, पहले उद्योग लगता है तब शहर स्थापित होता है। कभी भी शहरों के बीच में उद्योग, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगते हैं, पहले उद्योग लगता है, उद्योग के कारण वहाँ शहर विकसित हो जाता है। क्योंकि उद्योग में खटने वाले मजदूर, वहाँ के खटने वाले वर्कर्स को एक बाजार चाहिए, वहाँ सामान, तो उनको आपूर्ति कौन करता है, आसपास के लोग। तो वहाँ एक धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होता है, शहर बस जाता है। जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन का मतलब जो हमारे यहाँ घूमने आता है, ताजमहल घूमने आता है, लाल किला घूमने आता है, ठीक है। अन्य क्षेत्र में हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म भी होता है, इलाज कराने जो आता है ना, उसे भी हम टूरिज्म के अंतर्गत लगता है। आपको लगता है क्या बात करते हैं, बेचारा कष्ट में दुख में है और टूरिज्म को बोल रहा है, कष्ट में है, कष्ट से दूर, कष्ट से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है ना। और टूरिज्म भी क्या, वही तो है। आहा, कितना सुंदर ताजमहल, कितना सुंदर लाल किला, मुमताज ऐसी होगी, काश मेरी भी एक मुमताज होती, हम भी उसके नाम पे। तो ये सारे विचार आए। हाँ, सही बात, हंसने क्यों नहीं हंसेगा, तो क्लास में हंसना मना है क्या, क्यों बता दिया, हंसिए खेलिए, ठीक है। तो पर्यटन, व्यापार, क्या है, व्यापार, परिवहन, बस्तियों का अध्ययन
किया जाता है। इन सारे चीजों के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत में ये सारे चीजों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको अभी यह चीजें बताया जा रहा है कि हम मानव भूगोल के लिए किन किन चीजों को हमें जानना चाहिए, किन किन चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तभी तो हम एक क्या करेंगे, एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे विश्व का हम निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला है मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं। मानव भूगोल के दो विचारधाराएं हैं, मानव का प्रकृतिकरण और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव का क्या हो गया, प्रकृतिकरण हो गया, कि मानव प्रकृति के अनुसार ढल गया। क्या हो गया है, ढल गया है। मानव कोई भी विकास नहीं कर रहा है, ठीक है, उनके अनुसार वो क्या हो गया है, ढल गया है। लेकिन जस्ट उसके विपरीत है प्रकृति का मानवीकरण, नहीं बल्कि प्रकृति को मानव ने अपने अनुसार ढाल लिया। क्या है, ढाल लिया। ढाल लिया है। अब यहाँ पर दिखेगा, ध्यान रखिएगा, मानव का प्रकृतिकरण को जो कहता है, यह जो सिद्धांत ऐसे कहा जाता है नियतिवादी से, क्या कहते हैं, नियतिवादी। और इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे, एलन सी सैंपल। इन्होंने दिया था, कौन सा, एलन सी सैंपल। कहीं पर सैंपल भी होता है लिखा हुआ, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सैंपल दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी हम फोकस करेंगे। एलन सी सैंपल, इनका कहना है कि मानव, आदि मानव जो थे, आदि काल से जो मानव है, वह मानव में कोई भी क्रिया नहीं, मतलब मानव क्या थे, तरह का कोई तकनीकी विकास नहीं कर पा रहा था। वह क्या हो गया, प्रकृति पर क्या हो गया, डिपेंड हो गया, कि मानव जो है वह जो प्रकृति है, प्रकृति ने जो दिया है, हम उस पर क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ आइए कि प्रकृति ने अगर नदी बनाया है, तो नदी में क्या होगा, पानी आएगा, तो मनुष्य चुप हो गया। यही इसलिए कि नदी को पार ही नहीं करे, नदी में क्या है, पानी है, तो नदी को हम पार नहीं करेंगे। यानी कि प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, नदी में घुसेंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ये कौन कर रहा है, एलन सी सैंपल का कहना है कि मनुष्य जो है को प्रकृति ने अपने अनुसार ढाल दिया, ठीक है। धूप है, धूप से बाहर नहीं जाएंगे, गुफा में पेड़ के नीचे बैठे हुए रहेंगे, निष्क्रिय है। लेकिन चीजें यहां पर क्या होता है कि वास्तव में ये तो सही चीजें हैं कि मानव प्रकृति के अनुसार क्या हो गया, ढला। लेकिन ढलने के साथ साथ उनको क्या बनाया, उनको क्या बनाया, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में भी परिवर्तन कर रहा है। लेकिन यह एलन का कहना कि नहीं, बुद्धिजीवी प्रकृति नहीं बना रहा, प्रकृति इसको क्या कर दिया, एक तरह का निष्क्रिय कर दिया है। मानव कोई काम नहीं कर रहा है, वह उनके ऊपर डिपेंड हो गया। अब वर्षा पड़ रहा है, वर्षा में बैठा हुआ है, दे रहा है वर्षा। अब वर्षा को क्या मान लेगा, ये भगवान मान लेगा, वर्षा भगवान। उस भगवान का कोई नाम दे देगा, एक नाम दे दीजिएगा इंद्र। इंद्र ने वर्षा कर रहा है, वर्षा का देवता इंद्र है। अब वर्षा हटेगा तो ठीक है, नहीं है तो जाड़ में कुकू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब यह आराधना करेगा किसका, वर्षा का। हे भगवान वर्षा कम हो जाए, वर्षा कम हो जाए, हे भगवान करते 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 जब बादल का पानी खत्म हो जाएगा, वर्षा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अरे मेरा क्या हो गया, भगवान ने सुन लिया। तो यहाँ पर अंधविश्वास या फिर आप बोले उनके प्रति आस्था, दो चीजें हो सकता है, या तो अंधविश्वास बोले या फिर आस्था।
आस्था और विश्वास में ज्यादा का अंतर नहीं नहीं है। अब रास्ते में जा रहा है, पेड़ से गिर गया आम, भूख लगा हुआ है, आहा, पेड़ भगवान ने क्या किया, आम गिरा दिया। अब युगल जोड़ी जा रहे थे, दो व्यक्ति जा रहे थे, मतलब बाराती विदा हुआ, लड़का लड़की जा रही है, रास्ते में तो आम गिर गया टप से, आहा, युगल जोड़ी के लिए क्या किया जाए, वहां से ब्याह करके आया है यहाँ पर, तो क्या कर दिया, अमोर ब्याह दो होगा ना, क्योंकि आम फल देता है, हमको फल दे, हम दोनों युगल जोड़ी को क्या दिया, फल दिया, हम लोग का पेट भर गया, बड़ा अच्छा है। यानी हम लोगों के जोड़ी का ख्याल कौन रखा, आम का पौधा, तो दोनों मिलकर के क्या कर दे, यह हो सकता है कि बराती जाने के समय में ही गिर गया हो, बोला कि इसी गाछ बड़ा भूख लगा था, इसी गाछ के नीचे में आम गिरा था, तो ब्याह से पहले क्या करे, आम का पूजा कर दे। या फिर जा रहे रास्ते में वृक्ष की छांव है, तो वृक्ष की छांव सबसे ज्यादा छांव कौन देता है, बट वृक्ष, पीपल, तब इनके नीचे में जब वो बैठता है तो उसको शीतलता महसूस हो रहा है, तो शीतलता कौन दे रहा है, पेड़ दे रहा है, तो पेड़ उसके लिए क्या हो गया, भगवान हो गया। यानी कि प्रकृति ने मानव को क्या कर दिया, अपने अंडर कर लिया, प्रकृति मानव को अपने अधीन कर लिया। यानी कि यहाँ अगर बोले तो मानव का प्रकृति, मानव जो है यानी कि मानव प्रकृति का, किसका, प्रकृति का क्या बन गया, दास बन गया, प्रकृति का क्या बन गया, दास, या उसे हम बोले गुलाम। यानी प्रकृति जैसा जैसा करा रही है, मनुष्य वैसा 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 ही करता चला जा रहा है। ठीक है, यह इनका कहना था, किसका, एलन सी सैंपल का। यानी कि आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अधिक प्रभावित था। उस समय प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया, तकनीक। कोई भी काम करने की तरीका को हम क्या कहेंगे, तकनीक। जैसे आलू से हम क्या बना दिए, चिप्स। तो चिप्स बनाने की प्रक्रिया, जो चिप्स जो उन्होंने बनाया, जो चिप्स काटने वाला, वह क्या हो गया, तकनीक हो गया। ठीक है, एरोप्लेन पे हम जा रहे हैं, पैदल जा रहे थे, एरोप्लेन पे जा रहे हैं, वह क्या हुआ, तकनीक का विकास हुआ, अब हवा में उड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय तकनीक का विकास क्या कहा, आदि मानव में नहीं हुआ था। उस समय प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। यानी कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था क्या था, आदिम था। मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया। यानी मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। ठीक है, हाँ, नियतिवादी। अब यही पर आपको पता है, नियतिवादी वही हो गया। तो अब क्या हो गया, नियतिवादी। वर्षा में है, भगवान की यही मंजूर था, उसी बात को क्या बोलेंगे, नियतिवादी। यानी नियति ने हमें यही लिख करके दिया है कि हमें वर्षा में ही रहना है। नदी में गए, नदी में बहुत पानी है, लगता है मेरा अगला काम उस पार में आम का अमरूद, आम है या फिर सेब है, भूख भी लगा हुआ है, लेकिन नियति हमको खाने नहीं देगा। क्यों कि नियति कौन बन गया उसके लिए, नदी है। और नदी को किससे जोड़ लिया, नियति से जोड़ लिया ना, कि अब आम हमको नहीं मिलेगा। क्यों, भगवान ने लिख दिया है कि हमको आम नहीं, तभी तो आगे में नदी आ गया। ये मस्त, यानी कि नियति बात पे छोड़ दिया। अगर होगा कोई बंदर उंदर आएगा, आम तोड़ के लेगा, लो खा लो, सेब खा लो, अमरूद खा लो, तो खा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं है। यानी कि प्रकृति के ऊपर अपने आप को क्या कर देना, न्यौछावर कर देना, नियति के। यानी कि भाग, इसको बोलते हैं ना, भाग। नियतिवादी का मतलब होगा यहाँ पर अगर करें तो भाग्यवादी, भाग्य पर, क्या है, भाग्य पर, भाग्य में होगा। यानी कि यहीं से नियति से भाग्य को, यानी कि अंधविश्वास कहा गया था कि भाग्य आ जाएगा, भाग्य पर डिपेंड होगा।
हाँ, भाग खुल नहीं जाएगा। बंद हो जाए। मतलब भगवान ने चाहा तो खाना देगा, भगवान ने चाहा तो कपड़ा देगा, भगवान ने चाहा तो सेब मिलेगा तो भाग खुल जाएगा। हाँ, ठीक है। ये किसका करना है? सैंपल का। अब याद गए तो मानव का क्या हो गया? प्रकृतिकरण, यानी कि मानव प्रकृति की सुनता था। मानव किसका सुनता था? प्रकृति का सुनता था। उसके भय से उसकी पूजा करता था। वही बताया ना भी, भय से क्या करने लगा? पूजा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर क्या था? निर्भर हो गया। जितनी भी हमारी आवश्यकता है वह किस पर निर्भर हो गया? प्रकृति पर। सर 2 पॉइंट नहीं बता। क्या 2 पर? प्रकृति का दास था और ये 2 पॉइंट क्या यही चीज यहाँ तो बताई थी। मानव प्रकृति का दास था, दास। गुलाम। प्रकृति का दास था। ठीक है, वही चीज तो यहाँ पर लिखा है। कोई जरूरी नहीं एकदम लाइन बाय लाइन। पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये आदि मानव समाज और प्रकृति की इच्छा की शक्तियों के बीच होने वाली पारस्परिक क्या है? क्रिया। यानी आदि मानव और प्रकृति के बीच जो पारस्परिक क्रिया हुआ, यानी कि प्रकृति ने मानव को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया, उनको गुलाम बना लिया। उसके बाद आता है प्रकृति का मानवीकरण, और इनके जो जनक है, इनके जनक हो जाएंगे एलन सी सैंपल, इनके जनक हो जाएंगे पॉल विडाल डी ला ब्लास। तो विडाल जी जो है, इन्होंने बोला कि सैंपल आप जो बोल रही हैं यह वास्तव में क्या सही है? नहीं, गलत है। आप कहते हैं कि प्रकृति का गुलाम हो गया कौन? मनुष्य। मानव। अगर प्रकृति का गुलाम अगर मानव होता तो बारिश के समय के साथ वह बारिश प्रारंभ में हो सकता है। आदि मानव बारिश में ठंड में भीगता हुआ रह गया, यह संभव है। लेकिन जब ज्यादा बारिश होने लगा तो वह गुफाओं में भी घुसा। तो कैसे घुस गया? प्रकृति पर अगर डिपेंड रहता तो उसको कहाँ होता ना चाहिए? बारिश में ही। लेकिन वो अगर गुफाओं में घुस रहा है, इसका मतलब है मानव क्या कर रहा है? प्रकृति को अधीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी बारिश को से अपने आप को बचा लिया। पत्थर घिस करके आग जला लिया, यानी कि ठंड के समय में एक उष्मा की व्यवस्था इन्होंने कर लिया। क्या यह तकनीक नहीं है? यानी इन्होंने प्रकृति को गुलाम नहीं बनाया। बना रहे ना बनाया? वर्षा हो रहा है, वर्षा में हम चले गए गुफा में। अब गुफा से धीरे धीरे हम क्या करेंगे? धीरे धीरे झोपड़ी का निर्माण कर लेंगे, करेंगे ना? पत्ती डाल देंगे ऊपर में, या कहीं जाएंगे तो डमोला लेकर के चले जाएंगे। तो प्रकृति को गुलाम किए कि नहीं किए? प्रकृति को गुलाम यहीं पर रोक लिए ना। प्रकृति को बीमार पड़े, दांत में कीड़ा लग गया, चिरौता का गाछ उखाड़े, उसके जड़ से एकदम से रगड़ दिए, लौंग तोड़े, लौंग का तेल डाल दिए, दांत के कीड़ा को मार दिए। प्रकृति ने हमें कीड़ा दे दिया दांत में, लेकिन हमने उसी प्रकृति से लेकर के क्या किया? अपने या टेक्नोलॉजी से मैंने क्या कर दिया? यानी कि तकनीक का विकास हुआ। ये आप क्या बोल दी? गंदी बात है। कौन बोल रहा है? विडाल जी। किसको? सैंपल को। दरअसल बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, समझाने के हाँ। लिए। मतलब इनको इनके विपरीत में इन्होंने दे रहा है कि नहीं, प्रकृति जो है मानव को क्या किया है? अपने गुलाम नहीं बनाया है, बल्कि मानव ने क्या कर दिया? मानव ने प्रकृति को गुलाम बना प्रकृति को दास बना लिया। क्या कहा?
मानव ने प्रकृति को क्या बना दिया? दास। दास बना लिया है। सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है कि उष्मा का नियम, यानी उष्मा हमें चाहिए, हमने आग की खोज कर दी, हमने पहिए की खोज कर डाला, पहिए से गाड़ी, बैलगाड़ी का तकनीक, और वही तकनीक धीरे धीरे हम कहाँ चले गए? हवाई जहाज पर। ठीक है, जो आज आपको सुविधाएं मिल रहा है उन्हीं तकनीकों को के माध्यम से, इन्हीं तकनीकों के माध्यम, यानी कि प्रकृति को गुलाम बनाने की बात कौन कर रहा है? मानव के द्वारा। यानी मानव प्रकृति का क्या है? गुलाम है। हम जो चाहे प्रकृति में हम वह कर सकते हैं, प्रकृति मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा अहंकार जैसा शब्द नहीं लगा? प्रकृति में हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम प्रकृति हमारा क्या हो गया? हमारा प्रकृति दास है। ये बिडाल जी बोल रहे हैं। तो यही चीजें यहाँ पर है। घर्षण का उष्मा ज्ञान से आग की खोज, डीएनए आनुवांशिकी नियम से बीमारियों का इलाज। मतलब डीएनए आनुवांशिकी का मतलब यहाँ पर है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे डीएनए के बारे में, कि डीएनए से क्या होता है कि इनसे हमारे अंदर में कौन हम बीमारी हैं, तो उस बीमारी से उस जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश किया या वायरस प्रवेश किया, उनको मारने के लिए या उनको निष्क्रिय करने के लिए हमें कौन सा दवाई लेना है। जब तक इनकी जानकारी होगा नहीं हमारे अंदर में कौन सा बैक्टीरिया है, तो हम उसका दवाई कैसे बनाएंगे। यानी कि इनका हम क्या किए? अध्ययन किए, इनके बारे में, डीएनए के बारे में जो है हम आनुवांशिकी का नियम जाने, और उसके बाद इसकी बीमारियों में इनका हम क्या किए? बीमार को इलाज करने में हम इनका प्रयोग किए। पढ़े हैं अभिषेक जी? चलिए, डीएनए आनुवांशिकी नियम से बीमारियों का इलाज। ठीक है, गति के नियमों से वायुयान बनाया जाना, यानी कि गति के नियम से आज हम क्या बना लिए? हवाई जहाज बना लिए। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं को जन्म देती है। यानी कि इनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधन हमें क्या देती है? संभावनाओं को जन्म देता है। यानी कि अगर पत्थर है तो उन्हें तोड़ करके उनसे पहिया बना करके बैलगाड़ी बनाया जा सकता है। अगर स्टील है तो उसे गला करके एरोप्लेन को बनाया जा सकता है। अगर लकड़ी है तो उनको काट करके घर का दरवाजा बनाया जा सकता है, और हवा से, झड़ से, वायु से हमें क्या किया जाता है? रोक सकते हैं। अगर पत्थर है तो दीवार के छत के ऊपर छत बना करके उस पर कंक्रीट ढाल करके हम वर्षा से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधन हमें संभावनाएं देती है कि आप ये कर सकते हैं, ना कि वह हमें गुलाम बनाती है। ठीक है, दो चीजें गुलाम बना लेना। पत्थर है, पत्थर पे बैठ करके आप आराम से सब चीज कर सकते हैं। गड्ढा है तो किनारे में बैठ के, समझ रहे हैं, उसी पर कपड़ा खींच सकते हैं। ठीक है, दुश्मन है तो फिर ठीक है, उसी पत्थर पर जो है आप अखरोट तोड़ सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर ग्रेनाइट का पत्थर है तो घर में आप लगा सकते हैं, मार्बल पत्थर है तो बिछा सकते हैं, उस पर आराम से लेट सकते हैं। उस पे खुदाई भी हो सकता है, उन पे चित्रकारी, पेंटिंग, यानी कि बहुत सारे चीजों का आप उपयोग कर सकते हैं। प्रकृति हमें संभावनाएं देती है, गुलाम नहीं बनाती है। ये कौन कह रहा है? बिडाल। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करते हैं। मानवीय क्रियाएं जो है सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करते हैं। जैसे घर जो बनाते हैं ना, इन पे जो रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से तो प्राप्त होता है। कोई चीज ऐसा है जो कि आपने निर्माण किया, रूपांतरण भले कर सकते हैं। लौह अयस्क से आप सरिया यानी छड़ बना सकते हैं। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े को काट करके आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके
कंक्रीट बना सकते हैं, लेकिन है तो वही। नगर का विकास, आप खेत का विकास, खेत में जो आप फसल उगाते हैं, प्रकृति की ही तो चीज है। उद्योग आदि, यानी कि मानवीय क्रियाएं, मानव अपनी क्रिया से प्राकृतिक संसाधनों को आधार बनाते हुए या उनका उपयोग करते हुए इन सब चीजों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकता है। मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। मानव अपने अनुसार प्रकृति को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, न कि प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं। ठीक है, ये बिडाली का कहना है, प्रकृति का मानवीकरण। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रकृति का क्या है, मानवीकरण है। हम प्रकृति का गाछ काट करके जो मन चाहे तो कर सकते हैं, पूरा लौ ऐसे निकाल कुछ भी कर सकते हैं, कोयला निकाल करके पूरा लहका सकते हैं, ताप सकते हैं उससे, जंगल काट सकते हैं, जंगल काट करके क्या कर सकते हैं, उससे लकड़ी से अपने उपभोग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला है अपने उपभोग से संबंधित कार्य कर सकते हैं नहीं, बल्कि अपने उपभोग को क्या कर सकते हैं, अपने उपभोग को इससे जोड़ सकते हैं। अपने उपभोग की जो चीजें हैं, उपभोग के योग्य जो सामान है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका संभववाद। क्या है, संभववाद। यहाँ पर संभववाद यानी यही है ना, संभववाद यानी कि संभववाद का मतलब है किसी भी चीज को हम संभव बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि ये संभावनाओं पर बल देता है। हम आकाश में, आज तो हम एरोप्लेन पर चढ़ के चलते, हो सकता है कि कल हम अकेले उड़ान भर सकते हैं, ऐसी भी तकनीक आ जाए। ठीक है, यानी कि संभावनाओं को ये प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति हमें क्या करती है, अवसर प्रदान करती है। यहाँ क्या कहा था कि नदी के किनारे जाओ, नदी में पानी देख लिया तो बोला नदी ने, नियतिवाद ने हमें नदी बाधा किया। व्यक्ति क्या करेगा, नहीं, वो नदी में कूद जाएगा, तैर करके पार हो जाएगा, या तो नौका बना लेगा, नौका से जाएगा, फल तोड़ के लाएगा, जमा भी करके रखेगा, उनका उपभोग भी करेगा। यानी कि नियति, यानी कि नदी को वह बाधा नहीं माना, वह क्या किया, उसे संभव यानी संभव बनाया फल को लाने के लिए। ठीक है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। माँ प्रकृति अवसर देगा और उनका हम उपयोग करते हैं, तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, और धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। तो ये कहा थे कौन, बिडाल। लेकिन इसके बाद आता है नव निश्चयवाद। क्या आता है, नव निश्चयवाद, यानी कि मध्य मार्ग। अब नव निश्चयवाद जो है, ये आपका होमवर्क है, ज्योग्राफी में जाके पढ़िएगा कि नव निश्चयवाद किसने दिया। हम दो बात तो बता दिए आपको, नव निश्चयवाद किस विद्वान ने दिया है, आप ज्योग्राफी में जाकर के पढ़िएगा। ठीक है, और आप हमें क्या कीजिएगा, बताइए। इनका कहना है, नव निश्चयवाद का कहना है मध्य मार्ग। इनका कहना है कि दोनों पौरा जाओ, एक प्रकृति को कर लो गुलाम, और एक प्रकृति को क्या कर लो, मानव को गुलाम कर लो। दोनों क्या हो जाओ, दोनों बोरा जाओ, और ऐसा कर लो, प्रकृति को इतना गुलाम कर लो, पूरे गाछ काट दो, पूरे जाकर के अपने उपभोग के लिए पूरा जहां मनता उद्योग लगा लो, जो मन सो कर दो, तुम्हारा विकास हो जाएगा। इनका कहना है कि नहीं, मध्यम मार्ग अपनाना है। मध्यम मार्ग का अपनाने का मतलब है कि मध्यम मार्ग का अपनाने का मतलब है यहाँ पर कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उन्होंने प्रकृति को गुलाम बनाया। पहले तो यहाँ पर एक नदी वाला उदाहरण देख रहे, मानव ने गया, मनुष्य गया नदी के किनारे, और बाहर उस पार में, नदी के पार में
अमृत का पेड़ है और उसे अमृत खाना है, उन्होंने नियति मान करके छोड़ दिया, यानी कि प्रकृति को गुलाम मान ले। नियति बोला कि नियति मेरे तकदीर में है ही नहीं उस अमृत को खाना, जब पानी सूखेगा तब हम पार होंगे, तब जाएंगे, जब तक नदी सूखता तब तक फल नीचे, सिर्फ उसके ऊपर में पत्ता बचा हुआ रहता। तो उन्होंने नियति को मान करके छोड़ दिया। अगला व्यक्ति कौन था? प्रकृति को जाकर के बिडाल के अनुसार वह गया, बोला बड़ा अच्छा गाछ है, नदी कुछ पार में क्या कर रहा है, कोदरा उदरा लेकर के गया और उखाड़ कर सोचा वहां ना तो सही यहाँ लगा देते हैं। अब बताइए, फलता फूलता गाछ को यहाँ लगाएगा वो गाछ लगेगा? और यह गाछ ऐसा जगह है यहाँ पर इसकी मिट्टी उनके अनुकूल है भी नहीं, क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आपने गुलाम तो बना लिया लेकिन आपने उनको हद से ज्यादा गुलाम नहीं बनाना है उसे। आपको क्या करना है? जाना है, उन पेड़ों से तोड़ना है और कुछ फल छोड़ भी देना है ताकि उनसे फल के बीज गिरे तो और नए नए पौधे का क्या हो? निर्माण हो। तो इनका कहना है कि नहीं, मध्यम मार्ग, न तो नियतिवाद यानी प्रकृति पर डिपेंड रहना है। हमें क्या करना है? नदी में पार होना है तो नदी में पुल बना ले, अमृत तोड़ करके ला लें, ठीक है, अमृत खा लें, समझ रहे हैं? लेकिन गाछ को भी क्या करना है? बचा के रखना है। पेड़ को भी क्या करना है? बचा करके रखना है। उद्योग हम लगाएं, लेकिन उद्योग लगाने का भी हमें कहाँ होना चाहिए? निश्चित स्थान। आबादी वाले क्षेत्र में अगर लगाएंगे आप उद्योग, तो उद्योग से होने वाला जो पर्यावरणीय नुकसान होगा वो आबादी को भी झेलना पड़ेगा। उनके सही निस्तारण निपटान के लिए अगर व्यवस्था नहीं और आप नदियों में डाल दिए तो नदी उससे क्या हो जाएगी? प्रदूषित। यानी कि उद्योग लगाने से पहले आपको पर्यावरण को भी क्या करना होगा? ध्यान में। यानी मध्यम मार्ग, प्रकृति को गुलाम नहीं, प्रकृति मेरा गुलाम है हम यही बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। यह भी देखना है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो। इन्होंने नव निश्चयवाद यानी कि मध्यम मार्ग की बात की। यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की, यानी कि यहाँ पर ना तो बहुत आवश्यकता की बात है और ना ही पूरे स्वतंत्रता दे दिया जाए, पूरी आजादी दे दी जाए की स्थिति है। हम प्रकृति के नियमों का पालन करके ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें पेड़ काटना ही है, मान लीजिए एक क्षेत्र है, हम उद्योग लगाने हैं, पेड़ काटना ही है, 100 वृक्ष को काटना है, इससे पहले हमें क्या करना होगा? 200 पेड़ों को पहले लगाना होगा, उनका पहले थोड़ा विस्तार होने देना होगा ताकि यह पेड़ कटे तो हम उतना उनके भरपाई के लिए दूसरा पेड़ को हम तैयार कर सके। तो यानी कि पर्यावरण के नियमों को मानते हुए हमें नदियों में निस्तारण नहीं करना है कचरा को, उसके लिए हमें कचरा निपटान के लिए एक नए प्रौद्योगिकी का भी निर्माण करना है। मान लीजिए कि अगर थर्मल पावर में कोयले से बिजली विद्युत उत्पादन हो रहा है, उनसे जो राख हो रहा है उस राख का सही निपटान हो। सही निपटान का मतलब उनसे राख से सीमेंट बना लिया जाए तो सीमेंट का उपयोग हो जाएगा घर बनाने में, रोड बनाने में, सड़क बनाने में उनका उपयोग है। तो यह क्या करेगा? प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? पर्यावरण के नियमों का पालन भी हो जाएगा और हमारा विकास भी हो जाएगा, होगा ना? तो ये यानी कि उन्हें उतनी स्वतंत्रता ना दी जाए। यह विचारधारा पर्यावरण के बिना नुकसान किए ही संभावनाओं को जन्म देने पर जोर देती है। हम वही करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान न दे और हमारा विकास भी हो, हमारा हित भी हो, हमारा भला भी हो। जैसे औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना होगा। वही बात बताए ना कि उद्योग लगा रहे हैं तो जंगलों के नष्ट होने से हमें क्या होना? बचाना होगा। ऐसे क्षेत्रों का तलाश, पहले तो ऐसे क्षेत्रों का तलाश करना है जहां पर हमें जंगलों का नाश
नहीं करना पड़े, लेकिन अगर करना ही पड़े तो उसके लिए हमें नए जगहों पर उतने पेड़ लगा देने चाहिए। इसमें मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच क्या होगा? संतुलन होगा। ना तो मानव प्रकृति को गुलाम बनाए, ना प्रकृति मानव को गुलाम बनाए। अगर प्रकृति के गुलाम आप हो गए, वर्षा है भगवान दिया है, अब हम घर से निकले बांध पर घूमने के लिए, बस अरे भगवान बोला है बरसात हम भीगने के लिए, बैठ गए, पूरा भीग गए, आए घर में बीमार पड़ गए, रजा लेकर के घूम गए, आया डॉक्टर दे रहा है सुइया मोटका इंजेक्शन, एकदम से सब अर्थव्यवस्था निचोड़ करके लेके चला गया। पता चला इतना भयंकर बीमारी हो गया कि मुंह हा कर दिए, ऊपर चले गए। तो ये भी नहीं करना है। लेकिन ये भी नहीं करना है कि अच्छा वर्षा होता है, वर्षा का मेन रीजन क्या है? जंगल, वन। यही जो है सब जंगल को काट दो, ना जंगल रहेगा ना वर्षा पड़ेगा, आराम से हम घूमेंगे फिरेंगे। तो भी क्या हो जाएगा? जब वर्षा नहीं पड़ेगा, जून का महीना में कड़ाके का क्या होगा? धूप होगा, लूक मार देगा, आ जाइएगा, बीमार पड़ जाएगा, फिर आप मुँह हाथ रखिएगा। दोनों ही परिस्थिति में आपको हाँ ही करना होगा। ये हम पूरी आपको क्या होगा? जाना पड़ेगा। तो ऐसा करना है, क्या करना है? अगर जाना है बरसात के मौसम में छाता लेके जाना है। मध्यम मार्ग प्रतिपदा, बुद्ध का दर्शन। समझ में आया? तो ये था आपका 3 वाद, नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। समझ में आया? तो नियतिवाद का कहना है कि प्रकृति के हम गुलाम हैं। संभववाद का कहना है कि प्रकृति मानव का गुलाम है। नव निश्चयवाद कहता है नहीं, ना तो मानव प्रकृति का गुलाम है, ना प्रकृति मानव का गुलाम है, बल्कि दोनों में क्या करना चाहिए? संतुलन बना करके रखना चाहिए, तो ही मानव का कल्याण संभव है। अब इसमें आपके कुछ दार्शनिकों के जो है भूगोलवेत्ता के परिभाषा दिए गए हैं, जैसे कि रेटजेल का मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या दिया है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, यानी मानव समाज और जो धरातल है उनके बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है कि नहीं है अध्ययन? धरातल अगर मानव दो एक दूसरे से अगर संबंधित नहीं होगा, अगर कोई भी अगर अपने आप को होशियार समझने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कौन बोला था? सैंपल जो आपके बारे में बता दिए, विडाल के बारे में भी बता दिए। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंध की एक नई संकल्पना क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो ये थी आपकी प्रथम चैप्टर। अब इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो है आपका इसमें डाल देंगे जाकर के, क्या है ग्रुप में आपका क्वेश्चन आंसर, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या किया जाए लिखा दे कि आपने से लिख लीजिएगा। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। निम्नलिखित प्रश्नों को 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। कितने उपक्षेत्र का नाम बताइए? कुछ का पूछ रहा है, ठीक है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? समाज किस प्रकार संबंधित है? सामाजिक विज्ञान बताया है ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? रटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद 150 शब्दों में उत्तर। मानव की प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव की प्रकृतिकरण, यही तो है। उसके बाद मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी कीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर क्या करना है? टिप्पणी करना है। ये भी हो जाएगा। नहीं होगा तो हम लिखा देंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। पढ़िए, अध्ययन कीजिए, ठीक। एक बार किताब जाकर के बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। समझ में अगर ना आए तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। आराम कीजिए, पढ़िए लिखिए, ठीक है, और आराम भी कीजिए। मोबाइल कम चलाइए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।